शरद का कमरा खुला हुआ था। मैं टेबल पर बैठा, उसे 15-20 लड़के और घेरे हुए। आनंद को देखते ही चौंका हूँ। आनंद भैया, आप यहाँ? हाँ हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मगर दीदी तो बोल रही थी कि आप दिल्ली गए हो। हाँ गया था, लौट आया हूँ। आइए आइए ना प्लीज़। ये क्या मीटिंग हो रही है शरद? भैया, जो कुछ हमने सुना बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि पूछो नहीं। अगर हमारे बस में होता ना तो उसको गोली मार देता वहीं पे। उस रात हम उधर ही था और हमने ब्लड दिया तो सिर्फ आपके वास्ते। आप ही हमारी इंस्पिरेशन हो। और रात में मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके आया क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर्ड हूँ। फिर भी साला गलत बोला वो नारंग का बच्चा। हम उसे कुछ कह नहीं पाए। भैया, अगर कोई एक्शन लिया ना इन्होंने तो कॉलेज में स्ट्राइक हो जाएगा। सब लोग यही बोल रहे हैं। नहीं शरद, ऐसी गलती कभी नहीं करना। जो तुम मेरे हक में करने जा रहे हो वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगा। वो कैसे? शरद, तुम लोग स्ट्राइक करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यही बोलेंगे कि आनंद शरद का बहुत चहीता है और उसी के कहने से ही हुआ है सब। तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना। आप लोग जाओ, हम बाद में बात करेंगे, शरद ने अपने साथियों से कहा और वे सब एक एक कर चले गए। अरे शरद, तुम चेंज कर लो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? हमारे घर। क्यों? हमारी एक फ्रेंड की मैरिज हुई है, उसी का रिसेप्शन है। ठीक, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। फ्लैट में वापस आते ही उमेश ने व्यंग किया। हाँ भाई, कोई और भी रह गया तो उसे भी बुला ले। हाँ, एक रह तो गया है। अब कौन? डॉक्टर चौधरी। शायद जाओ, उन्हें भी साथ ले आओ, उनका भी ऑफ होने वाला है। देख लो अनु, ये जमघट तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उमेश आके नचाकर बोला। मैंने किसी को नहीं बुलाया है, ये सब दीदी का प्रोग्राम है। उन्हें बताओ महंगा पड़ेगा कि सस्ता पड़ेगा। बुलाऊं? बुलाऊं क्या दीदी को? अरे ना बाबा, फिर से मुर्गा बनवाओगे क्या मुझे? और सब हंसने लगे। अनु, खाना तैयार है, किचन से दीदी ने आवाज़ लगाई। आओ अनिल। मैं उठकर खड़ा हो गया। फर्श पर एक दरी बिछा दी गई थी और सभी दायरा बनाकर बैठ गए थे। उमेश खाने के दौरान भी लतीफ़े और शेर सुनाता रहा। हंसी के फव्वारे छूटते रहे। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए। अनु, यार तुम भी तो कुछ सुनाओ ना। तुमने से सुने हुए तो अरसा ही बीत गया, उमेश बोला। हाँ भैया, आपकी लिखी हुई नज़में तो मैंने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन आपके मुंह से सुने तो उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा अनु, उमेश मेरे कांधे पर हाथ रख कर बोला। एक फरमाइश और भी पूरी कर दो। एक नज़्म हो ही जाए आज। अरे छोड़ो ना यार इस समय। नहीं अनु, वही वाली नज़्म सुनाओ जिसमें तुमने कहा था स्याही झूठी थी, खून झूठा था और मैं इस झूठ से दिल को बहला लेता हूँ। हाँ दीदी, सुनाता हूँ। और फिर मैं धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। रात गहरा गई थी, रात गहरा गई थी, कुछ सुनहले ख्वाबों का झोंका दे मुझको बहला रही थी। फिजाएं बेमालूम लगी, दिल अफसुर्दा, सांसें तक खुद से महरूम लगी। मैं अजनबी सा खुद से भी, अपने ही कांधों पे सर टिकाए खड़ा खुद से बिछड़ गया हूँ। बेवक्त कफन में सिकुड़ गया हूँ।
एक ज़िंदगी जीने की हसरत में मैं जाने कितनी मौतें मर गया हूँ। वो गराज होते तो शायद मेरे ज़ख्मों के चेहरे मलगज़ा गए होते, मगर ये मेरा तसव्वुर है, और तसव्वुर से हकीकत का सफ़र खुदा जाने। बरस भी हो सकते हैं, चंद लम्हे भी हो सकते हैं। रात गहरा गई थी, मुझको बहला रही थी। सब लोग संजीदा होकर सुन रहे थे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नज़्म है। पॉल अंकल ने मेरी पीठ थपथपाई और फिर बोले, भाई चले हम लोग, 11 बज गए। थैंक यू सुधा, थैंक यू एवरीबॉडी। और फिर एक एक कर सब चले गए। सिर्फ उमेश, रुचि भाभी, दीदी और मैं, हम 4 लोग रह गए थे। अनु, मैं सोच रहा हूँ हम कल सुबह ही कूच कर जाएं। ऐसी भी क्या आग लगी है जो तुम यहाँ 2-4 दिन नहीं रुक सकते। शायद वक्त बहुत कम है मेरे पास, इसलिए जो करना है जल्दी से कर लेना चाहता हूँ। उदास हो गया था उमेश। ओके ठीक, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं सुधा दी मेरे वाले कमरे में आ गए थे और भाभी और उमेश सुधा दी के कमरे में चले गए थे। दीदी ने लेटे लेटे पूछा, अनु ये क्या हो गया? बेचारी रुचि। भाभी को सब मालूम है दीदी, और फिर भी उसने विवाह कर लिया। हाँ दीदी, भाभी और उमेश का प्यार इस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां से लौट पाना संभव नहीं था, और लौटने के चक्कर में दोनों ही अपना जीवन गंवा बैठते हैं। ओह, ये तो रुचि ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। हाँ दीदी। अनु, आंटी बता रही थी कि तुम्हारे उस रात के हादसे को लेकर तुम्हारी शिकायत हुई है, और शायद रेड क्रॉस में भी इसकी शिकायत की गई है। अरे दीदी, रेड क्रॉस की कमेटी से तो मैं पहले ही रिज़ाइन करने की फैसला कर चुका हूँ। बस 1-2 दिन में मिस्टर सानी से बात करूँगा मैं। और वो हमारी सोसाइटी की मीटिंग कब है? वो तो हर सोमवार होती है, इस बार अपने यहाँ ही है। चलो इस मीटिंग में बात करते हैं कि कैसे आगे चला जाए। हाँ दीदी, अब यही तो करना है। हाँ, कुछ सोचेंगे, कोशिश करेंगे। ज़िंदगी भर अब यही तो करना है। फिर एक चुप्पी सी फैल गई। दीदी शायद सो गई थी, मगर मैं उल्लुओं की तरह जाग रहा था। गहन अंधेरे में भी जाने क्या खोज रहा था। इस अंधेरे के कैनवस पर एक तस्वीर उजागर हो उठी। चार्ली चैपलिन की मुद्रा में मुस्कुराता हुआ उमेश। एक घूंसा सा पड़ा दिल पर, और वो लाइन याद आ गई, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उमेश के चेहरे पर एक और चेहरा जगमगाने लगा। कमल पुष्प सा चेहरा, अद्वितीय सौंदर्य। निगाहें देखें तो चिपक के रह जाएं, मगर उस सौंदर्य पर विषाद की एक गहरी छाया स्पष्ट दिख रही थी। पीड़ा की एक ऐसी लहर जो मेरे दिल दिमाग को खुरच रही थी। कैसे सहलाऊं इस जख्म को, इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। और इसके बाद कैनवस पर सब लुप्त हो गया। रह गई तो उलझी आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं, जो एक मॉडर्न आर्ट की तस्वीर सी लगी, जो कुछ भी हो सकता है, बस आपके सोचने का अंदाज। मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं उठकर बाहर बरामदे में टहलने लगा, तभी कहीं से सिगरेट के धुएं की महक आई।
देखा सामने उमेश खड़ा है, जाने किन यादों में गुम था, और अचानक आमने सामने हम। सोए नहीं अनु? उमेश धीमे से फुसफुसाया। नहीं, सो ही नहीं सका अनु। क्या रुचि को संभाल के रख सकोगे तुम? इतना दर्द था उमेश की आवाज में। आंखों से आंसू निकल ही आए। उमेश, व्यर्थ की कल्पनाओं से अपने जी मत दुखाओ अनु। हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। बोलो ना, मुझसे वादा करो कि मेरे बाद रुचि को संभाल लोगे अनु। प्लीज बोलो, कुछ तो बोलो। उमेश, भाभी मुझे जान से भी प्यारी है। ओ अनु, और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उमेश, जाओ सोने की कोशिश करो। मैं भी कमरे की तरफ बढ़ गया। सोचें गहराई थी, और इन्हीं सोचों में जाने कैसे कब सुबह हो गई। दीदी हॉस्पिटल जा चुकी थी। उमेश और भाभी तैयार हो रहे थे जाने के लिए, और मैं खामोश खड़ा था। आपको तैयार नहीं होना भैया? भाभी ने मुझसे पूछा। अरे भाभी, मैं कौन सा ड्यूटी पर हूँ, मैं तो आजकल छुट्टी पे हूँ। हम लोग उन्हें विदा करने के लिए बस स्टैंड पहुँचे। उमेश टिकट लेने गया तो मैंने रुचि से कहा, भाभी उमेश का ख्याल रखिएगा। आप चिंता न करें भैया। आप ये बताइए दीदी को लेकर कब आइएगा? भाभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत परेशानी है अभी, कहीं आना जाना संभव है नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। तब तक उमेश लौट आया था। अनु, जयपुर की डीलक्स बस तैयार है, चलो रुचि, बस का टाइम हो रहा है। कंडक्टर सीटी दे चुका था। मेरी बात मेरे मुंह में ही रह गई। हवा में हाथ हिलते रहे, बस तेज़ी से दूर 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 होती गई, और फिर एक बिंदु बनकर आंखों से ओझल हो गई। तो थके कदमों से मैं लौट पड़ा घर की ओर। आकर लाहन में पड़ी आराम कुर्सी में धंस गया। सामने टेबल पर पाँव फैलाकर अधलेटा सा हो गया। सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई खूबसूरत सा ख्वाब था टूट गया है, जिसे वक्त के थपेड़ों ने तोड़ डाला है। अचानक मन में एक बिजली सी कौंधी, और एक प्रश्न उभरा, ये मृत्यु क्या है? क्या जीवन एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर है मृत्यु? मृत्यु के परे क्या है? ये संसार कैसे चल रहा है? कौन है हम? क्या है? क्यों है? क्यों नहीं सोचते हम इसके बारे में? ज़रा सी सफलता पर इतराने लगते हैं, खुद को खुदा मानने लगते हैं, और ज़रा सी हार पर टूट जाते हैं, डूब जाते हैं। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो एक उलझन के सुलझाने पर हज़ारों उलझने और पैदा कर देती है? हम कौन हैं? अपनी अपनी सभ्यताओं पर इतराने वाले। हम झूठ मूठ के मसीहा क्यों बने फिरते हैं? आखिर क्या है ये सब? प्रश्न चिन्हों की कतार बढ़ती जा रही थी, और एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं था मेरे पास। मुझे लगा मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर उसके सामने है, और उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, और अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, बैठूँ या एग्ज़ामिनेशन रूम छोड़ के चला जाऊँ। फिर लगा जैसे मैं स्वयं एक प्रश्न बनकर उन प्रश्नों की लाइन में खड़ा हो गया हूँ। मुझे लगा कि मैं एक बिंदु हूँ, एक बिंदु हूँ मैं, जहाँ से दायरे खींचते हैं, दायरे प्रश्न चिन्हों के। प्रश्न जो जीवन है, प्रश्न जो मृत्यु है,
प्रश्न जो उत्तर है, उत्तर जो प्रश्न है, ऐसे दायरों में दिल और दिमाग एक षड्यंत्र रचते हैं और उपजता है फिर प्रश्न। अतीत से कोई उत्तर नहीं मिलता, अतीत तो खुद उलझा हुआ बवंडर है। अनु, ए अनु। मैंने चौंक कर देखा तो सामने दीदी खड़ी थी। कब से खड़ी हूँ तेरे साथ, तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी, और ये बैठे बैठे किस समाधि में लीन हो गए थे तुम। प्रश्न चिन्हों में खो गया था दीदी। प्रश्न हूँ, उत्तर नहीं हूँ, क्योंकि मैं नश्वर नहीं हूँ। छोड़ा है उमेश को? हाँ दी, उसी में उलझा हुआ था। दिन बीत नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। 4 महीने बीत गए। उमेश के और भाभी के खत आते रहे इस बीच, कभी कभार फ़ोन भी आ जाता। मार्च का महीना था, अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना था। उमेश का पता किया तो मालूम चला दिल्ली में नहीं है। भाभी को फ़ोन किया तो वो भी नहीं मिली। सोचा अचानक पहुँच कर चौंका दूँगा। अनिल भी मेरे साथ जा रहा था। दीदी अम्बाला गई हुई थी और इधर डिपार्टमेंट में हालात और बिगड़ गए थे। नारंग को पहली बार सफलता में नहीं मिली शिकायत करके, तो मेरे और ज़्यादा अगेंस्ट हो गया था। तूफान के आने से पहले की खामोशी छाई हुई थी। मुझे ब्लड बैंक से ट्रांसफ़र कर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था और यहाँ भी चैन नहीं था। डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जैन भी ट्रांसफ़र होकर मेरे साथ आ गए थे। दिल्ली कॉन्फ्रेंस में मुझे निजी हैसियत से जाना था। कॉलेज वाली अथॉरिटी मुझे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस वाले अड़े हुए थे कि मुझे हर हाल में वहाँ आना है। मैं जीत तो गया, मगर इस जीत के पीछे जो पराजय थी वो मैं देख नहीं सका। हम जब कॉन्फ्रेंस से लौटे तो एक ऐसी दुर्घटना घट चुकी थी कि मैं हतप्रभ रह गया। ऑटो रिक्शा के पैसे चुका कर जैसे ही हम भीतर घुसे तो देखा बहुत से लोग हैं वहाँ पर, और शरद बहुत उत्तेजित लग रहा था। मुझे देखकर बोला, लो आ गए, आनंद भैया भी आ गए। मेरी निगाहें तेज़ी से दीदी को ढूंढ रही थी, तभी वो नज़र आई। आंखें सुर्ख, चेहरा लटका हुआ, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे अचानक एक बूढ़ापन दिखाई देने लग रहा था। दी क्या हुआ, सब कुशल है ना? दीदी का हाथ थाम कर मैंने व्याकुल से स्वर में पूछा। अनु, सब लुट गया। तूने इतने बरसों में जो मेहनत की थी सब फूक गई। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। अनु, दीदी की आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। चौधरी क्या हुआ, आखिर मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैं तब तक बेचैन हो उठा था। अनु, तुम्हारे रूम में आग लग गई थी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया है। तुम्हारे बरसों की मेहनत उस आग में झुलस गई है। नहीं, मैं चीख पड़ा था। कैसे लगी आग? अनिल ने उत्तेजित से स्वर में पूछा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। सब खामोश खड़े थे। अनिल की आंखें आग उगल रही थी। बताओ ना चौधरी, कैसे हुआ ये सब? मालूम नहीं अनिल। रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं, अभी अभी तो आ रहे हैं वहीं से। अनिल की उंगलियां फ़ोन के डायल पर थिरक रही थी। वो अपने पापा को फ़ोन कर रहा था। हाँ पापा, आप हमारी हेल्प कीजिए। क्या बात है बेटा? पापा, यहाँ एक डिपार्टमेंट में आग लगी है, सिर्फ एक ही रूम जला है। मेरा ख्याल, हम सब का ये ख्याल है कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है। आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। रिपोर्ट दर्ज करा दो, अनिल के पापा ने कहा। ठीक है पापा, अच्छी बात है, थैंक यू। अनिल
चौधरी को साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। डॉक्टर जैन के साथ मैं डिपार्टमेंट की ओर लपका। कमरा जलकर खाक हो चुका था। उसमें सब सिर्फ आए राख के और कुछ भी नहीं था। मुझे लगा मेरी बरसों की मेहनत कालिक में बदल गई है। मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा था। मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं थी कि वो सब पेपर्स जल गए हैं। मुझे उन जिंदगियों की चिंता थी, उस जिंदगी की चिंता थी जिसके लिए मैं सब कर रहा था। मेरे भीतर ही कोई बोल पड़ा, ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। अंधेरे में कई चेहरे मेरे सामने उजागर होने लगे, जिन चेहरों पर घृणा ही घृणा थी। एक विजयी मुस्कान थी। धीरे धीरे ये मुस्कान कह कहों में बदल गई और ठहाकों के बीच और उन ठहाकों में दब के रह गया मेरा अस्तित्व। इस तरह से बदला लिया जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस किसी ने भी ये काम किया है उसके दिल में ज़रा सी भी दया नहीं जागी होगी। मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कॉन्फ्रेंस में जाता ही नहीं। क्या सोच रहे हो बेटा? पॉल अंकल, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। शायद दीदी ने उन्हें बुलाया होगा। मैं चुपचाप सिर झुकाए उनके साथ घर आ गया। घर में भी मन नहीं लग रहा था। न शाम को कुछ खा पाए, न रात सो पाए, और सुबह बहुत भारी मन से उठा। निरुद्देश्य सा निकल पड़ा। अस्पताल की तरफ कदम बढ़े। काफ़ी देर अस्पताल की बिल्डिंग देखता रहा। वहाँ से हटा तो एक सड़क पर बढ़ गया। अपने से बेखबर चलता रहा मैं। थक गया तो एक पेड़ तले उससे पीठ टिका कर बैठ गया। जाने कब तक बैठा रहा। बैठे बैठे भी ऊब गया तो फिर चल दिया। क्या वक्त होगा मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं तो यूँ चल रहा था जैसे कोई नींद में उठकर चल देता है। सड़कें नापता काफ़ी हाउस की तरफ बढ़ गया। एक टेबल खाली थी, वहाँ जा बैठा। बेहद शोर था। इस शोर में मैं खुद को डुबो देना चाहता था। बेरा 2 बार आकर पूछ चुका था, किसी को आना है? इतना कहकर मैं चुप हो जाता। तीसरी बार जब वो आया तो मुझे लगा कि अब ये बहाना नहीं चलेगा। एक कॉफ़ी मेरे मुंह से निकल गया। कॉफ़ी की याद आते ही उमेश याद आया और इस क्षण मुझे उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई। उसे कॉफ़ी हाउस में बैठना बहुत पसंद था। वह जब भी कॉफ़ी हाउस आता तो इतने ज़ोर ज़ोर से जोक सुनाता कि लोग बरबसी उसकी तरफ देखने लगते। कॉफ़ी वैसे ही पड़ी थी। पेमेंट करके मैं बाहर आ चुका था। बड़े बड़े शोरूम के सामने घूम रहा था। इस बाज़ार में सब नुमाइश सा लगा। बाहों में बाहें डाले जोड़े, सेंट की खुशबू, परफ्यूम की महक, सिगरेट का धुआं, सब जहरीला लग रहा था। निरुद्देश्य सा सिनेमा का टिकट लिया और सिनेमा घुस गया। चंद पल बैठने के बाद उकता गया और उसी उकताहट बेचैनी में मैं वहाँ से निकला। उठ के बाहर आया तो रोज़ गार्डन से गुजरते हुए गुलाब की महक भी आज चुप रही थी। गुलाब, दिल किया कि सब उखाड़ के फेंक दूँ, जो कुछ भी सामने आया उसे तोड़ फोड़ डालूँ। चलते चलते झील की तरफ बढ़ गया। तभी कहीं से बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी तो ऐसा लगा जैसे कोई गरम गरम शीशा उड़ेल दिया हो मेरे कान में। मैंने उसके हाथों से बांसुरी छीन ली और एक तरफ पटक दी। खान ने बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा मुझे और सोच भरी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ मियाँ डॉक्टर, कैसी हालत बना ली? खान, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। और तेरा वो यार चुपचाप बैठा सब तमाशा देख रहा है, कहाँ है वो? अरे मियाँ घबराओ मत, मेरा यार सब जानता है। वो ख्याली है, ख्यालात समझने वाला,
तुझसे बेहतर तेरे हालात समझने वाला। मैंने खींच कर बांसुरी उसे दे मारी। वो मुस्कुरा कर रह गया। सूरज डूब चुका था, अंधेरा फैल रहा था और मैं अब लौटने को था अपने घर की ओर। पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे थे और मैं भी हारे जुआरे की तरह लौट रहा था, खामोश, निढाल, उदास। घर अंधेरे में डूबा हुआ। चांद अपना पीला बीमार चेहरा लिए उभर आया। मैं बाहर लॉन में ही लेट गया, खामोश आसमां को निहारता रहा। बड़ी देर के बाद उठकर कमरे में गया। अंधेरे में टटोल कर स्विच ऑन किया तो बीमार सा बल्ब जल उठा, लेकिन उस चमक से भी मेरी आंखें चौंधी आ गई। मैं आईने के सामने खड़ा था। बिखरे बाल, धूल से सना चेहरा, बेतरतीब कपड़े। क्या है ये सब? कहिए मियाँ डॉक्टर आनंद, क्या हाल है आपके? आईने में से किसी ने प्रश्न किया। मैं खामोश था। बहुत खूब। दूसरों की ज़िंदगी की कीमत आंकने वाले डॉक्टर आनंद ने अपनी ज़िंदगी की क्या कीमत लगाई? मैं तब भी चुप रहा। बोलो बोलो अभिमानी डॉक्टर, कहाँ गया तुम्हारा गर्व? कौन हो तुम? मैं कांप गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अपना बेनकाब चेहरा पहचानने से डर रहे हो। कहाँ गया वो आदर्श इंसान, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो सबका नेता बना फिरता था? सबको राह दिखाने का दम भरने वाले मसीहा ने पहली ही असफलता पर घुटने टेक दिए। कहाँ है वो आत्मविश्वास, वो दृढ़ संकल्प? मियाँ, ये जीवन जीने का सलीका नहीं है, ये तो जीवन ढोने का तरीका है। और मैं हथेली में मुंह छुपा कर सिसकने लगा था। रोने से क्या होगा डॉक्टर? इस तरह खुद को झुठलाना कायरता है। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं तुम ही बता दो। मैं बताऊं? आईने में से उसका स्वर गूंजा और फिर ठहाका। बहुत खूब। दिन भर मुझे कत्ल करने की कोशिश करते रहे हो और अब मुझे से पूछते हो। मैं और कत्ल? मैं बड़बड़ाया। और नहीं तो क्या। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम मेरा खून करके ही रहोगे। लेकिन याद रखो डॉक्टर, तुम मर भी जाओगे तो इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब 2-4 दिन रोएंगे, फिर भूल जाएंगे। अगर लोगों की यादों में बसे रहना चाहते हो तो कुछ ऐसा करके मरो जो तुम्हें ज़िंदा रखे। और सुनो अनु, तुम जिस वजह से टूटे हो वो एक झूठ है। और जानते हो ना, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। झूठ में बहुत दम भी नहीं होता। जब आदमी झूठ का सहारा लेता है तो वह बहुत दिन तक नहीं रह सकता। एक झूठ को बचाने के लिए वो सैकड़ों झूठों का सहारा लेता है और फिर आदमी खुद एक दिन झूठ बन के रह जाता है। मैं आंखें फाड़े आईने को घूरता रहा और वो बोल रहा था, सुनो, हालात से डरो मत। जीवन तो शतरंज का खेल है। हालात की सफ़ेद स्याह परिस्थितियाँ शतरंज के मोहरे हैं। तुम्हें इन मोहरों को समझना है, डरना नहीं है। परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, उनसे लड़ना है, जूझना है। और मेरे कदम अनजाने में आईने के पास बढ़ गए। आईने से नज़रें सटा कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे चिताने वाला चेहरा कहीं लुप्त हो चुका था। रह गया था सिर्फ धूल से पुता हुआ वो चेहरा जो मेरा आज का है, जो अभी अभी अपनी हार मान चुका है।